न्यूमोथोरैक्स रह सकता है, फिर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज वाला एक रहेगा, फिर उसके बाद टॉफ वाला और रिकेट्स वाला, ओह सॉरी डायफ्रैग्मेटिक हर्निया वाला है, फिर टॉफ वाला है कंजेनाइटल हार्ट डिसीज में, और फिर रिकेट्स वाला। टॉप ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला वो भी नहीं तेरे है अपने पास नहीं है फिर तो भाई यहाँ पे इसको टॉफ बोलते हैं। ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला वाला एक होगा, फिर उसके बाद रिकेट्स बोला और क्या होगा, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया और न्यूमोथोरैक्स और न्यूमोनिया बस। ये अभी हमारे पास हम अरेंज कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा होगा तो हम लोग तुम में से किसी एक को मैसेज कर देंगे। एक्स्ट्रा जैसे ही हमारे पास अरेंज हो जाएंगे ना, हम मैसेज कर देंगे तुम में से किसी एक को। एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ, न्यूमोनिया, न्यूमोथोरैक्स, फिर कंजेनाइटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, रिकेट्स और फिर ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला। इसके अलावा तुम लोग सैम पूरा पढ़ना, तो सैम तुम्हारा केस में भी रहेगा, प्लस सैम में तुम्हारे जितने भी सप्लीमेंट्स आएंगे ना वो सारे तुम्हारे टेबल में कवर होंगे। सेम टू द डिहाइड्रेशन, तुम्हारा मे बी केस हो सकता है, मे बी, बट तुम्हारे टेबल में पूरा डिहाइड्रेशन, अगर ORS तुमसे उठवाया है तो तुमसे फिर वो पूरा पूछेंगे, है ना। सैम के अंदर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, वो 3 जो होते हैं ना उसके सेगमेंट्स, वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद वो फेलियर ऑफ सैम पता होना चाहिए कि मतलब कब वो वेट ग्रोथ नहीं हो रहा है, कितने वो इडिमा कब तक परसिस्टेंट है, वो पता होना चाहिए। फिर डिस्चार्जिंग क्राइटेरिया पता होना चाहिए, फिर F75 के बारे में पता होना चाहिए, F100 के बारे में पता होना चाहिए। मतलब सैम वाला चैप्टर पूरा तुम्हें फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड उसके बारे में सब कुछ पता होना ही होना चाहिए। न्यूबॉर्न शुरू होता है चैप्टर, वहाँ से लेके पूरा इंक्लूडिंग KMC, ब्रेस्ट फीडिंग, तुम्हें एक एक लाइन उसका आना चाहिए। हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, और फिर ये 2 चीज़ें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखो अभी जब न्यूबॉर्न वाले सेगमेंट में क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द NRP वाला, फिर उसके बाद अप टिल यहाँ पे डिस्चार्जिंग वाला, यहाँ पे प्रोफेसर सबसे ज़्यादा यहाँ के जो है वो इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। अब डिस्चार्जिंग क्राइटेरिया में तुम अगर जैसे पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हो बच्चे को, तो तुम उसे क्या क्या एडवाइस दे के भेजोगे, तुम फॉलोअप में कब बुलाओगे उसको, क्यों बुलाओगे, वो सब तुम्हें होना चाहिए पता। अब डिस्चार्जिंग में यहाँ पे मेन तो देखो क्या होता है कि हम पेशेंट को जब भी अगर डिस्चार्ज कर रहे होते हैं तो हम उसको ये बोलते हैं कि तुम्हें ब्रेस्ट फीडिंग, मेन तो अपना ये होता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हमें जितना जल्दी हो सके हमें शुरू करवाना है। एंड अगर तुमसे पूछते हैं टू बी स्पेसिफिक टू विद इन 1 आवर, पर आइडियली अगर इतना नहीं हो पाता है तो तुम्हें मम्मी को क्या क्या वो एडवाइस देनी है उसका भी तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसे टॉप फीड मम्मी को नहीं करवाने को बोलना है, क्योंकि अगर टॉप फीड एक बार जब चालू हो जाता है तो फिर मम्मी भी ऐसे थोड़ा लूज एंड पे चली जाती है। देखो ब्रेस्ट मिल्क का एक्सक्लूसिव वाला हो गया 6 मंथ्स तक अप टू, फिर उसके बाद पेरेंट्स को क्या एडवाइस होगी कि वो काजल या फिर उसके बाद थ्रेड्स या फिर ऐसे कुछ भी नहीं करने, बच्चे को प्रॉपर क्लोथिंग के साथ कवर्ड रखना है, हेड कैप, हैंड और फिर सॉक्स और ये सब पूरा प्रॉपर रखना है। फिर उसके बाद उसका वैक्सीनेशन अप टू डेट उनको समझा के भेजना होता है कि तुम कब कब क्या क्या वैक्सीन दोगे, ताकि वो फॉलोअप में कर सके, क्योंकि उनको कुछ आइडिया नहीं होता वैक्सीनेशन के बारे में। फिर उसके बाद तुम्हें डेंजर साइन उनको बताना है, सारे डेंजर साइंस, हाँ क्या क्या हो सकता है डेंजर साइंस में तुम क्या एक्सप्लेन करोगे, जॉन्डिस करोगे, फिर उसके बाद पेलर करोगे, फिर उसके बाद साइनोसिस करोगे, फिर डायरिया वाला डिहाइड्रेशन वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा, वो एक्सप्लेन करोगे। फिर उसके बाद कन्वर्जन वाला हो गया, वो तो खैर मम्मी पापा को पहले ही पता चल जाता है। फिर कन्वर्जन हो गया, हाँ रिफ्यूजल टू फीड मेन चीज़ है कि रिफ्यूजल टू फीड कोई भी बहुत कॉमन कंप्लेन है और बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, फिर बच्चा वेट लॉस होके आता है। तो सबसे कॉमन जो कंप्लेन होती है और जो इग्नोर कर देते हैं पेरेंट्स जनरली कि चलो दूध नहीं ले रहा, अभी पेट भरा हुआ होगा इस वजह से नहीं ले रहा, रिफ्यूजल टू फीड, ठीक है, वो सब बोल देते हैं। फिर हाइपोथर्मिया में तुमसे वो पूछा जा सकता है कि वीकेस्ट चेन लिंक कौन सा होता है हाइपोथर्मिया के अंदर, वो तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। फिर हाइपोग्लाइसीमिया में अलग कि ब्लड का लेवल कितना, प्लाज्मा का लेवल कितना, किस पे तुम क्या कैटेगराइज करोगे, फिर तुम क्या मैनेजमेंट करोगे पेशेंट का, वो तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी न्यूबॉर्न वाले चैप्टर में NEC और वो सब तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कैफीन वाला उसमें एपनिया में वो आ जाएगा, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बाकी तो फिर तुमसे जॉन्डिस पूछा जाएगा, तो तुम्हें क्रैमर स्टेजिंग पता होनी चाहिए जॉन्डिस के लिए कि कहाँ पे कितना होगा, क्या नॉन होगा, पैथोलॉजिकल सारा कुछ, फिर जॉन्डिस में कितना क्या, वो सब जॉन्डिस इज इम्पोर्टेंट उस चैप्टर में। फिर उसके बाद तुम्हारा और क्या बोला इन्होंने, NRP में सारी चीज़ों का देखो, ये तो तुम्हें पता ही होगा ना कि ये ET दूसरी कहाँ गई भाई, नहीं ये नहीं, एक और है, ये कफ्ट वाली है,
और ये अनकफ्ड वाली है। बच्चों के अंदर हम यूजुअली अनकफ्ड यूज़ करते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उसमें हम कफ्ड यूज़ करते हैं। मेन पर्पस वही होता है कि कफ का बेनिफिट क्या होता है कि वो एस्पिरेशन वाला तो होता है, फिर दूसरी चीज़ ये भी होती है कि वो कफ्ड होता है तो फिर वहाँ पे इरिटेट नहीं होता ट्रेकिया। यहाँ पे तो क्या है कि एकदम अनकफ्ड है तो फिर वो इधर उधर थोड़ा भी डिस्प्लेस होता है तो फिर वो उसके अंदर इरिटेशन का होता है। पर फिर छोटे बच्चों के अंदर कफ्ड ईटी यूज़ नहीं होती। यहाँ पे ये ईटी वाला आ गया। फिर तुमसे इसमें वही एनआरपी के स्टेप्स पूछे जाएंगे कि कब कब हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है सीपैप पे लेने का, क्या क्राइटेरिया है एड्रेनालिन पुश करने का। और फिर जो न्यूनेटल मोस्टली डमीज यहाँ पे रखे होंगे, मोस्टली होंगे। तो अगर डमी यहाँ पे होंगे तो तुम्हें स्टेप्स पता होने चाहिए। और फिर तुमसे वो चेस्ट कंप्रेशन हो गया या फिर उसके बाद ये बैग एंड मास्क हो गया, तुम्हारे वो टेक्निक देखेंगे तुम पकड़ कैसे रहे हो। अम्बू बैग हो गया, अम्बू बैग का तुम्हें चेक करना है, तुम कैसे चेक करोगे प्रॉपर है कि नहीं है, ये सब लिखा हुआ है। एंड न्यूनेटल रिसर्च ये काम नहीं करेगा, पॉपअप होगा ही नहीं इसमें। नहीं ये है इसमें पॉपअप है। देखो तुम ऐसे करोगे ना तो इसमें ये देखो ऊपर उठ रहा है बॉल, ठीक है। और अगर ये तुम्हारा फिक्स नहीं है ना तो ये देखो नहीं उठ रहा ना, ये दिखा सबको, नहीं दिखा होगा पीछे ऐसे। देखो अगर तुम्हारा अच्छे से फिक्स है ना ये, तो ये दिख रहा है पॉपअप ऑफ ऑल, ठीक है। और अगर नहीं फिक्स है, सपोज थोड़ा सा भी लूज है ऐसा, तो नहीं होगा ये, ठीक है। इसमें पूरा ऐसे डायग्राम के थ्रू ऐसे पढ़ लेना। हाँ, कौन सा पार्ट क्या है, कौन से और valves ईटी है, कौन क्या से एज में तुम function कौन सा है यूज करोगे, 0 किस में यूज करोगे, ब्लेड कौन से में 0 यूज करोगे, वो पता होना चाहिए। 1 प्री टर्म में 0 यूज होती है, टर्म में 1 यूज होती है। वैसे कर्व्ड अनकर्व्ड मिलर वो सारा जितना है ना वो जो book में दिया हुआ है, वो तो जो तुम्हें तुम्हें पता ही होना कंप्लीट ही चाहिए। पढ़ना है ना। एक उनमें सैम तुम वाला कुछ और skip एक नहीं एनआरपी करते। वाला। एनआरपी हो गया, सैम हो गया और डिहाइड्रेशन हो गया। ये 2-3 चैप्टर एंटीबायोटिक्स में तुमसे इतना नहीं पूछा जाएगा। हाँ, वो तो सिर्फ ऐसे Basic रखे होंगे होगा। तुम्हारे पास, तो फिर तो उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जाएगा हद से हद, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। आरएल का तुम यूज डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट्स के अंदर करते हो। जब अगर फ्लूइड करेक्शन हम करते हैं, पेशेंट जब हमारे पास आता है डिहाइड्रेशन के अंदर, तो हम उसका आरएल से करेक्शन करते हैं। बाकी जो फ्लूइड मेंटेनेंस थेरेपी पे रखा जाता है, यहाँ पे वो हाफ डीएनएस रखा जाता है। और हाफ डीएनएस के साथ तुम एक केसीएल और उसमें ऐड ऑन करते हो, क्योंकि फिर वो शुगर के साथ वो उसका सोडियम वो पोटेशियम का होता है। और क्या बताना था मुझे? बाकी जितने भी इंजेक्टेबल्स हमने रखे हैं वो एंटी एपिलेप्टिक वगैरह सारे, उनका मैकेनिज्म मेन तो मैकेनिज्म, और बाकी किस में क्या कौन सा यूज़ हो रहा है। ईटीज सॉरी ईटी हो गई ना, सॉरी हाँ। ईटी हो गई। बाकी जो स्पॉटर्स हैं इनमें ईटी हो गया, आईएफटी हो गया। आईएफटी इन्फेंट फीडिंग ट्यूब होती है। ये टी ट्यूब का कनेक्शन वाला है। यहाँ पे अगर मैं ऐसे वो कॉइल वाला नहीं होता तुम्हारा ऐसे टी-पीस होता है ना, टी-पीस वाला। तुमने एनेस्थीसिया में सर्किट्स पढ़े एनेस्थीसिया में? वेपल्सन ई टाइप है ना, ई और एफ में जो सर्किट टी पीस होता है, जो ये उसके साथ कनेक्ट होता है ऐसे। यहाँ पे होगा, एक साइड से ओपन रहेगा, यहाँ टी पीस कनेक्ट होता है ऐसा। सर्किट देख वैसे नहीं, कॉइल ट्यूब इसके आगे होती है, तो वो टीपीस हम मोस्टली इसका यूज ट्यूब कब होती करते है हैं, connected अगर हमने पेशेंट को, तुम अपने फ़ोन में सर्च करना, मैं यहाँ पे इससे कैसे ऐसे सबको दिखाऊंगी, मतलब इसे सर्च कर लेना टीपीस वाला, वो रखा जाएगा मोस्टली। टीपीस का यूज़ कब करते हैं हम, जब अगर पेशेंट को इंट्यूबेट करके रखा हुआ है तो अब उसको एक्सट्यूबेट करना है, तो हमें ग्रेजुअली उसका ऑक्सीजन ऐसे वीन ऑफ करना पड़ेगा। एकदम रैपिडली मैं उसको एयरवो पे या फिर O2 प्रॉन्ग्स पे नहीं शिफ्ट कर सकती हूँ। तो उसके लिए हम पहले टीपीस ट्रायल देते हैं पेशेंट को कि अगर वो अपना ऑक्सीजन मेनटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इसके अंदर वही होता है कि वो जब तुम देखोगे वहाँ पे ऐसे छोटा सा ऐसे सेगमेंट है, जैसे तुम्हारा ये अम्बू बैग के अंदर पीछे है ना, O2 लाइन का रिजर्वॉयर उसके साथ भी होता है, उसके O2 लाइन के साथ तुम इसको कनेक्ट करते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ईटी के साथ यहाँ पे तुम इसको ऐसे प्लग कर दोगे और यहाँ पे वो ऐसे कॉइल्ड वाला सेगमेंट होगा। इसका दूसरा यूज़ क्या होता है कि अगर पेशेंट वेंटी पे है, अगर तुम्हें नेबुलाइजेशन देना है तो इसके थ्रू भी तुम ऐसे नेबुलाइजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ से इसके साथ ये कनेक्ट होता है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन वाला सप्लाई होता है वेंटी का, और यहाँ पे वो नेब मशीन कनेक्टेड होती है। तो इसके 2 यूजेस होते हैं, जैसे टीपीस कनेक्ट करके। फिर बाकी कैथेटर तो भाई तुम लोग उसी में मेडिसिन से जो भी पढ़ा होगा वो पढ़ लेना। ये 3-वे कॉक होता है, अगर पेशेंट को जैसे अगर हमें 2 ड्रग्स देनी होती है या 3 ड्रग्स देनी होती है, बिकॉज हम इतनी सारी आईसीज नहीं डाल के रख सकते। पेशेंट जब अगर आईसीयू में एडमिटेड होता है तो उसके लिए ये 3-वे कॉक होता है, वो तुमसे फिर उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग इसका पूछ सकते हैं। अब देखो, अगर मैंने ये जो कर्व्ड पोर्शन है, ये मैं जिस भी तरफ रखूंगी ना, मतलब वो सेगमेंट मेरा क्लोज हो गया। अगर मैंने इस तरफ रखा तो ये जो सप्लाई है ये क्लोज हो जाएगी, ये और ये दोनों फंक्शनिंग रहेगी। ये जहाँ भी ये कर्व पोर्शन है, इट मीन्स वो पूरा सेगमेंट क्लोज हो गया। ये वाला हो गया, बाकी तो उनको और कुछ नहीं बताना। ग्रोथ चार्ट्स पढ़ के आना, वो रखे होंगे, वो अंडरस्टूड है।
और बाकी हाँ ग्रोथ चार्ट्स में ग्रोथ चार्ट्स में वही कि मतलब कौन सा, एक तो पहले तो कौन कौन से चार्ट्स यूज़ करते हैं, अपने अपने अलग अलग नाम दे रखे हैं ना, घड़ी में दे रखे हैं ना, WHO है, IAP का भी है एक शायद, और इंडिया में भी तो शायद अलग दो तीन चार्ट्स यूज़ होते हैं। मेन तो WHO का ही चार्ट हम WHO रखेंगे, उसके अंदर तो तुम्हें ये तुम्हें पता ऐसे होना चाहिए, पता वो होना पता है चाहिए ना कि है -1 क्या? SD फिर -2 SD, फिर वो तुमसे बस वो एक क्लासिफिकेशन पूछेंगे कि तुम किस बच्चे को उसमें क्या तो ऐसे वाला नहीं दे रखा है, कैटेगराइज करो। वो वाला बस। अगर तुम कभी भी बच्चा गए यहाँ हो पे है, अपने उसमें वार्ड पोस्टिंग्स में, और उसमें तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसे वेट फॉर एज और फिर हाइट, वो हाइट फॉर एज और वो फिर सब वो सैम के क्लासिफिकेशन होते हैं। क्राइटेरिया आएंगे सारे, सैम में क्या क्या है क्या क्या नहीं, तो वो देखने के लिए देखो यार, एकदम जब छोटे बच्चे होते हैं ना उसके उसमें अंदर हम तो तो IFT IFT डालते हैं, जो न्यूबॉर्न होते हैं ना उनमें IFT बाकी फिर 8, 10 और 12 बस यही यूज़ होता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। 8 वाला तुम्हारा ब्लैक है, हाँ, फिर उसके बाद ये तुम्हारा 12 है, एंड बीच में ग्रे आता है, वो तुम्हारा 10 है। एक्चुअली क्या ना, ये तो ना मतलब बच्चे जो होते हैं ना उनके साइज के अकॉर्डिंग, चेस्ट कंप्रेशन में प्रॉपर फिंगर कहाँ पे रखनी है? नॉर्मली देखो चेस्ट कंप्रेशन में तुम प्रॉपर फिंगर, उसके बाद उसमें दो वो मेथड आता है तुम ऐसे बोल सकते हो कि डबल वो ऐसे एनसर्कलिंग मेथड होता है, फिर उसके बाद तुम्हारा वो डबल फिंगर मेथड होता है, पर कन्वीनियंट एनसर्कलिंग मेथड होता है। उसके अंदर तुम्हें ना वो एट द लेवल ऑफ जो मैनिक्यूर होगा ना, उसका जो निपल वाला पोर्शन होगा चेस्ट में मिडिल, वो 4th इंटरकोस्टल स्पेस अपन बोलते हैं ना, उसमें अपने को रखना होता है ऐसे एनसर्कल करके, एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड स्टर्नम के बीच वाले पोर्शन, और फिर उसका वो तुमसे रेशियो पूछेंगे, वो 3:1 अपना रहता है, वो तुम्हारा रेशियो तुम्हारा एक्यूरेट होना चाहिए। फिर बाकी ईटी का साइज तुम्हारा टर्म न्यूबॉर्न हो उसके अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। फिर तुमसे पूछ सकते हैं कि तुम अगर रूम में पे बच्चे को रख रहे हो तो तुम कितना % ऑफ FiO2 प्रोवाइड कर रहे हो, वो 21% ऑफ FiO2 होता है, वो तुमसे आ जाएगा जनरल क्वेश्चन। फिर बाकी यार प्लीज गलती से भी न्यूमोनिया और डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट में माइल्ड मॉडरेट सिवियर नहीं बोलना है। प्रॉपर जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, सम डिहाइड्रेशन, नो डिहाइड्रेशन एंड सिवियर डिहाइड्रेशन, यही क्लासिफिकेशन बोलना है। माइल्ड मॉडरेट सिवियर नहीं बोलना है किसी को भी, दोनों में माइल्ड मॉडरेट सिवियर नहीं है बिल्कुल। फिर उसके बाद तुम्हें न्यूमोनिया के अंदर वो पता होना चाहिए एज वाइज व्हाट इज द परमिसिबल लेवल ऑफ रेस्पिरेटरी रेट। वो जो क्लासिफिकेशन है ना आरआर के, तुमने उसमें पीएसएम में पढ़ा होगा ना कि ऐसे लेस देन 2 मंथ्स पे 60 होता है, फिर उसके बाद 60 50 40 वाला है ना, वो तुमसे पूछेंगे। ये शोल्डर पैड है, बहुत बेसिक चीज है, इन्फेंट के नीचे रखा होता है ना, पता चलेगा। लीवोकार्निटिन का इंजेक्शन तो तुम्हें कार्डियक पेशेंट्स के अंदर ही देना होता है, वो शायद मुझसे हम नहीं रखेंगे, जितना तुम आंसर कर सकते हो हम उतना ही रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। बाकी वैक्सीन अच्छे से पढ़ लेना, रखी होगी अभी हमारे पास अवेलेबल जितनी होगी ना, हम सारी लाने की कोशिश करेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर उसके सारे डोजेज, साइड, डायलुएंट और जो एडवर्स रिएक्शन सब कुछ। मैम डिफरेंट पाइंट्स के यूज बता सकते हैं? वाइल्ड मॉनिटर पाइंट्स ये तो वही ना, सॉरी आइसोपी एक्चुअली। हाँ देखो, ऐसे पाइंट का तो तुमसे पर्टिकुलर यूज तो क्या पूछेगा, आइसोपी तो अपने नीम पेंट में फर्स्ट डे मंडे बोल भाई आइसोपी ये सब तो एंटी से पहले देते ना ऐसा क्या न्यूट्रिशन में देते हैं। हाँ मतलब शॉक में तुम दोगे है ना, शॉक में दोगे, रीनल पेशेंट है तुम्हारा तब दोगे, बट तुमसे ऐसे नहीं पूछेंगे कि पर्टिकुलरली ये पॉइंट किस में देता है, ऐसा तो नहीं ही पूछेंगे, बिकॉज ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि ये पॉइंट इसी में देना होता है, बट ऐसा होता है कि कौन से में कौन सा नहीं देना। मैंने तुम्हें बताया ना, फ्लूइड जब तुम सप्लीमेंटेशन दे रहे हो, अगर कोई पेशेंट डायरिया वाला है तुमने, डायरिया का फ्लूइड दे रहे हो तो वो हाफ DNS तुम यूज करोगे, उसके साथ तुम ऐड ऑन करोगे KCL। और अगर तुम वो डिहाइड्रेशन का करेक्शन दे रहे हो तो RL से करेक्शन देते हैं, फिर उसके बाद जैसे अगर रिंगल लैक्टेट का करेक्शन हो जाता है फिर उसके बाद उसको हाफ DNS पे शिफ्ट कर दिया जाता है। बाकी मुझे इतना अच्छी तरह से नहीं पता है, प्लीज़ वो पढ़ लेना तुम लोग अपने हिसाब से। बाकी तो फ्लू से क्या, जैसे लैक्टिलोज का तुमसे यूज पूछा जा सकता है, अगर लैक्टिलोज पूछते तो वो हिपैटिक इनफेक्शन वाले पेशेंट्स के अंदर अपन देते हैं। नहीं वो सब पढ़ लेना, पढ़ लेना, तुमसे पूछा जा सकता है। देखो जो न्यूमोकोकल और मेनिंगोकोकल वाली वैक्सीन का है ना, वो अगर तुम्हारा हिमैट पे वाइवा गया, सिकल सेल वाले पेशेंट्स के अंदर है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें वो सप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा अगर स्प्लेनेक्टोमाइज्ड पेशेंट है तो उस पे वाइवा तुम्हारा जा सकता है कि तुम कौन सी वैक्सीन सिकल सेल के लिए पर्टिकुलरली यूज करो।
अगर तुमसे सिकल सेल वाला भी वाइवा चाहता है तो तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि तुम डिस्चार्जिंग क्राइटेरिया पे पेशेंट को क्या एडवाइस दोगे। तुम्हें पता है कि सिकल क्राइसिस कब कब आता है, अगर पेशेंट डिहाइड्रेशन में होता है, उसका फीवर स्पाइक बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजनेशन कम हो जाता है, तो हमें पेशेंट को क्या है कि उसको बोलना अच्छी तरह से, तुम्हें खाने पीने का अपना ध्यान रखना है, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन उसके अंदर कभी भी नहीं होना चाहिए, फीवर स्पाइक अगर उसको हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना है, दूसरे बच्चों से जिनको इन्फेक्शन हो रहा है उनसे उनको डिस्टेंस बना के रखना है। बाकी वैक्सीनेशन का अगर वो स्प्लीन का जो स्टेटस है बच्चे का उसके हिसाब से वो होगा। थैल वाले पेशेंट में प्लीज़ वो अपनी फाइंडिंग्स के अंदर लिवर और स्प्लीन मेंशन कर देना, बिकॉज वो हिमैट वाले पेशेंट्स है तो तुम्हें वो नोट करना पड़ेगा कि वो Palpate हो रहा है, हिपैटोमेगाली नहीं हो है रहा या है, नहीं है, स्प्लीनोमेगाली splenomegaly है या है। नहीं है। फिर उसके बाद ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री तुम उसके पूछ लेना, फिर वो मेन तो फिर तुम्हारा थैल वाला ही पूरा केस वाइवा जाएगा। जो जो तुम्हारे केसेस है उसके बारे में तुम्हें पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जो अभी तक हमने बोला वो बेसिक उतना होना चाहिए। अगर वो बाकी कुछ और अलग से आता भी है, बिकॉज वो तुम्हारे उसमें नहीं है स्कोप में, तुम्हें नहीं पता कौन सा एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। कभी कभी होता है जो बच्चे इनिशियली जाते हैं उनको जनरल क्वेश्चन पूछ पूछ के वो थक जाते हैं, तो लास्ट में कुछ और ही होता है। जैसे मतलब अगर तुम कभी गायनिक के वाइवा में भी ऐसे देख सकते हो कि तुम गायनिक का पढ़ के जाओगे पर वो तुमसे पूछेंगे एनआरपी, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, तुम उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। पर अगर तुम बेसिक चीज़ों में गलत करते हो ना, फिर वो तुम्हें उसी में उलझा देते हैं। एंड हमेशा वाइवा का मेन क्या होता है कि तुम खुद मास्टर हो उस वाइवा को, तुम किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। तुम्हें अगर किसी टॉपिक के बारे में ये नहीं पता कि क्या है क्या है, उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं मत बोलना। बोलो, skip अगर करो। तुम हिस्ट्री प्रेजेंट कर रहे हो, तुम जो लिख रहे हो, अगर तुमने मेडिसिन का भी वाइवा अगर तुम्हारा हो गया होगा, नहीं भी होगा, तो मेन चीज़ क्या होती है ना, हमें क्या करना है, हमने जो भी सिम्टोमेटोलॉजी लिखी है ना उसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। अगर हमें नहीं पता तो हमें ऑन पेपर डॉक्यूमेंट भी नहीं करना है। क्योंकि पेशेंट सर को आके नहीं बताने वाले, तुम जितना बताओगे तो उसके बेसिस पे तुम्हारा वाइवा जाएगा। और पेशेंट जो भी हो यहाँ पे उनको थोड़ा अच्छे से ट्रीट करना। बच्चा होगा मोस्टली तो इरिटेट हो जाता है, एक ही मतलब तुम लोग 4 बार जाओगे, मतलब तुम तो चलो एक बार जाओगे, पर उस बच्चे के बाद अगर कोई 4 बार जाएगा तो ऑब्वियस वो इरिटेट होगा। एंड न्यू बॉर्न्स के अंदर प्लीज अगर तुम टच हाथ कर रहे हो तो हैंड sanitize सैनिटाइज, नहीं वो तुम्हारे करोगे। बेसिक स्टेप्स हैं, वो बच्चा देखेंगे। बीमार नहीं होना राइट चाहिए। हैंड देखो, साइड, हम एकदम नॉर्मल हैंड सैनिटाइजर, ये सब बेसिक चीजें हैं जो तुम्हारी वो ऑब्जर्व करेंगे। और बच्चा भी बीमार होता है, अगर तुम ऐसे ही उसको टच करोगे तो वो जस्ट न्यूबॉर्न है ना, तो वो बीमार होगा। तो हमारे हाथ में कितना इन्फेक्शन होता है हमें भी नहीं पता है ना, उसको लग जाएगा कुछ भी। उसके सामने अगर किसका न्यूबॉर्न का केस आता है ना, मास्क वास्क और फिर हाँ, हैंड मास्क ये बेसिक चीज है। और मास्क कैप और हैंड ग्लव्स तो नहीं चलेगा, हैंड सैनिटाइजर यूज करना है। तुम्हारा वाइवा जब तुम एग्जामिनर के सामने जाते हो तब से शुरू हो जाता है, तुम कुछ बोलते भी नहीं हो, तुम्हारा वाइवा चालू हो ऑब्जर्व जाता है। करने लग जाते हैं, वो मिलेंगे हर किसी एक और का step वाइवा देखेंगे देखेंगे तुमको। तो बी केयरफुल, जब भी एग्जामिनर हो कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, ठीक है? जितना नहीं आता है आता तो जितना केवल ये ठीक है बोलो नहीं चलेगा। आता। हाँ, क्योंकि तुम कुछ और बोलने जाओगे फिर तुम ब्लंडर उसमें मारा फंस ना जाओगे। तुम फंस जाओगे, इसलिए वो ध्यान रखना। फिर वही होता है कि ऐसे- हमने जितने वाइवा यहाँ पे हमने एक देखा है उसमें क्या होता है कि तुम बोलना तुम्हें नहीं आता पर तुम एक्सेप्ट, और प्लीज यार भाई मैरो प्रेप लैडर और इन सब का नाम नहीं लेना। भले पढ़ा मैरो के नोट से चलेगा। हो, भले डैम के नोट से हो, पर बोलना कि भाई हमने घाई से पढ़ा है। हाँ। और जो तुम्हारी प्रैक्टिकल बुक तुम्हें जो भी सीनियर्स ने बोली हो उसका नाम लेना है, भले तुमने ना पढ़ी हो फिर, वरना फिर वो वही होता है कि आजकल बच्चे पढ़ नहीं रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। और घई में से ये 2-3 चैप्टर तो देख ही लेना है ना। सैम वाला हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया और ये न्यूबॉर्न हो गया। सोच समझ के मुंह खोलना अच्छे है से एग्जामिनर्स बोलना, के सामने, नहीं तो- सोच समझ के। क्योंकि यार फाइनल ईयर है ना तुम्हारा। यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल है भाई। बस तो फिर चलो ऑल द वेरी नहीं बेस्ट। है, ठीक है, हो जाएगा। 40 मार्क है भाई, अभी जब इतना सब कुछ कर